हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास के एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जिसके बिना भारतीय इतिहास को अधूरा माना जाता है। भारतीय इतिहास में कुल 16 महाजनपद हुए थे। कुल 16 महाजनपदों में से एक जनपद मगध साम्राज्य की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। भारतीय इतिहास में कुल 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद हुए थे, जैसे अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, मल, पंचाल, अवंती, मत्स्य। इस तरह से कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद था, ये भारतीय इतिहास में एक अपनी अलग पहचान रखती है। इनके शासक इस तरह से काबिल थे और इस तरह से वो भारतीय को और अपने प्रजा को संभाले, जिसके कारण इन्हें एक अलग ही पहचान मिली। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश की शासन थी, जिसकी स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जिसकी राजधानी ग्रीब्रज या राजगीर या कहे तो कुशाग्रपुर था। बृहद्रथ के बाद उसके पुत्र जरासंध ने भीम से पराजित होकर के ये एक तरह से धीरे धीरे मगध साम्राज्य में यानी कि बृहद्रथ वंश एक कमजोर कड़ी बनती गई। इसी तरह फिर मगध में बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो रिपुंजय। फिर आगे देखते हैं तो मगध साम्राज्य में एक ऐसे वंश आए जो कि मगध को फिर से एक मजबूत शासन दिया। तो ये थे हर्यक वंश। अब बात करें हर्यक वंश की, तो इसके संस्थापक बिंबिसार, जो कि 544 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कहाँ? राजगिरी यानी कि राजगीर। बिंबिसार को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है और बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने कि प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा बल दिया। बिंबिसार को कुछ उपनाम से जाना जाता है, जैसे श्वेत्रोजस, श्रोणिक और सैनी। श्वेत्रोजस जो है जिसका वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है और श्रोणिक का जैन साहित्य से वर्णन मिलता है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरह से किया। पहला तो कि एक वैवाहिक संबंध के द्वारा और दूसरा युद्ध करके। तो जिसमें से कि अंग राज्य को युद्ध करके मिलाया। फिर अवंती और गंधार को इसने मित्रता से मिला। अवंती के राजा जो थे चंद्रपद्योत, जिनसे मित्रता की, और गंधार जो था, गंधार से पुष्कर सारी से मित्रता करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर बात करें ये वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध के द्वारा इन्होंने वैशाली जो लिच्छवी गणतंत्र था, जो कि भारत का सबसे यानी कि दुनिया का एक प्रथम गणतंत्र माना जाता है लिच्छवी, वहाँ से वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने शादी किए। फिर कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे, उनकी बहन महाकोशला देवी से विवाह संबंध किए। फिर मद्र जो वर्तमान पंजाब है, वहाँ की रानी राजकुमारी क्षेमा से, कहीं कहीं पे खेमा लिखा हुआ मिलेगा, क्षेमा से विवाह करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वही विदेह की राजकुमारी विदेह वासिनी से इन्होंने विवाह संपन्न किए। और ये काशी से जो था, इनको काशी से सिर्फ क्या प्राप्त हुआ था? राजस्व प्राप्त हुआ था। इन्होंने काशी को पूरे साम्राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ राजस्व के लिए काशी को अपने साम्राज्य में मिलाया और वैवाहिक संबंध के द्वारा मिला। इनकी हत्या जो है 493 ईस्वी पूर्व में इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। कुल शासन इन्होंने 52 वर्ष तक मगध साम्राज्य पे शासन की। अब बात करते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की। एक बात और ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार ये हमेशा कन्फ्यूजन करता है। एक बिंबिसार और एक बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो हमें मौर्य वंश में मिलेगा, जबकि बिंबिसार जो है वो कहाँ मिलेगा? तो हर्यक वंश में मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार की, और माता इनकी कौन थी? चेलना, यानी कि वैशाली के जो थी वहाँ से इनकी माता का नाम चेलना था। और अजातशत्रु का उपनाम कुनिक या पृथहंता कहा जाता है। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे
इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया किसके द्वारा, तो इनके एक सुयोग मंत्री थे बरसकार, कहीं पे बरसकार लिखा हुआ मिलेगा, उनकी सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। साथ ही काशी पर भी इन्होंने विजय प्राप्त किया। अजात शत्रु ने ही सबसे पहले एक अस्त्र यूज किए थे, महाशिला कटक और रथ मूसल। ये याद रखना, अस्त्र कौन सा था, महाशिला कटक और रथ मूसल। इन्होंने अपनी विवाह किसके साथ, तो प्रसेनजित की बेटी बाजीरा से की थी। अजातशत्रु की विवाह प्रसेनजित की बेटी बाजीरा से हुआ था। इस यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होना। प्रसेनजित जो यहाँ पे कौशल नरेश थी, उनकी बहन महाकौशला देवी से बिंबिसार का शादी हुआ, और प्रसेनजित की बेटी बाजीरा से अजातशत्रु का शादी हुआ। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं लेना। फिर अजातशत्रु की हत्या 461 ईस्वी में उसके पुत्र, किसके, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दिया, और ये कुल हर्यक वंश पर 32 वर्ष तक शासन किया। और इसने ही सबसे पहले राजगीर यानी कि अपनी राजधानी जो थी राजगीर, उसका दुर्गीकरण किया था। दुर्गीकरण का मतलब चारों तरफ घेराबंदी, किलाबंदी किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये VVI है, इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, बात आया उदयन का। तो उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र, जो कि 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर ये जो है जैन धर्म का अनुयायी, उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी है, और ये साथ में बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। उदयन जो था बौद्ध धर्म का भी अनुयायी कहा जाता है। इसने सबसे पहले पाटलीग्राम की स्थापना की। इसने सबसे पहले पाटलीग्राम की स्थापना की, जो कि वर्तमान पाटलिपुत्र और पटना जो है, ये किसने, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, सोन और गंडक नदी के बीच में स्थित है। अब आगे देखते हैं, तो इसने अपनी राजधानी को गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, यानी कि राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर गया। और ये इसकी हत्या जो था बीच में, फिर इसका अंतिम राजा कौन, यानी कि हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, जो कि उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र नागदशक बना, जो जिसकी हत्या 412 ईसा पूर्व में उसके आमात यानी कि उसके गुरु शिशुनाग ने किया था। हर्यक वंश में बीच में कुछ राजा हुए जो कि अयोग्य घोषित हुए, जैसे मुंडक और अनिरुद्ध जो थे, ये एक अयोग्य शासक थे, जिस कारण से हमारे इतिहास में इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती। तो अब बात करें शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने, जो कौन था, नागदशक का अमात्य था, यानी कि गुरु था। अब बात आई है शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व से इनका शासन कल कुल 344 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर आया। पाटलिपुत्र से वैशाली, क्योंकि ये नाग जो है, ये एक समय में वैशाली में नाग के अंदर ये शासन कर रहे थे। तो ये नाग वंश जो था, शिशुनाग वंश, इसने अपनी राजधानी वैशाली में लेकर गए, और इसने अवंती और वत्स पर अधिकार किया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग के बाद उनका उत्तराधिकारी कालाशोक बने, जिससे कहीं कहीं पे काकवर्ण भी लिखा हुआ मिलेगा। कालाशोक या काकवर्ण दोनों एक ही आदमी। फिर से कालाशोक ने क्या किया, अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आया। पहले शिशुनाग ने कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र से वैशाली, और कालाशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र। अब कालाशोक के ही शासन काल में, इंपॉर्टेंट बात, कालाशोक के ही शासन काल में द्वितीय वैद्य संगीति हुई थी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी या सर्वकामनी। सवाकामी या सर्वकामनी। पहला किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन बना, तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश के बाद यहाँ पे
कौन सा वंश है? नंद वंश, जिसका स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, जो एक शूद्र शासक था, जो एक शूद्र शासक था। इसने उपाधि धारण की थी एक राट एक छत्र। महापद्मनंद ने उपाधि धारण की थी एक राट एक छत्र, जो कि कलिंग विजय से भी संबंधित है। इसके उपनाम की बात करें तो सर्वसत्तांतक, उग्रसेन और द्वितीय भार्गव, यानी भार्गव बोले तो परशुराम, यानी कि दूसरा परशुराम महापद्मनंद को माना जाता है। और नंद वंश की अंतिम शासक घनानंद, जो कि 8वां शासक था, जिसका उपनाम उग्रमिज मिलता है कहीं कहीं पे इसका उपनाम। और ये घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन माना जाता है। घनानंद को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को पराजित करने वाला कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करने वाले, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो आचार्य चाणक्य का था। ये क्या हुआ था कि आचार्य चाणक्य को भरी सभा में घनानंद ने उनको अपमान किया था, जिस कारण से चाणक्य ने ठान लिया था कि मैं एक समय पे यहाँ पे एक ऐसे शासक को तैयार करूँगा और अपने अपमान का बदला लूँगा। इसलिए चाणक्य ने घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में बैठाया। अब बात आया था सिकंदर का, तो सिकंदर की बात कर ले तो सिकंदर का जन्म 56 ईसा पूर्व में, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके पिता फिलिप, जो कि मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के पिता फिलिप, जो कि मकदूनिया का शासक था। और इसके गुरु, ये इंपॉर्टेंट है, इसके गुरु अरस्तु थे। फिर इसने भारत विजय अभियान सबसे पहले शुरू कब किया? 326 ईसा पूर्व में। क्यों? तो मकदूनिया का जो शासक था फिलिप, उसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में हो जाती है। फिर ये भारत पे आक्रमण करने के लिए सोचता है 3 साल बाद, यानी कि 326 ईसा पूर्व में। इसने ही पोरस के साथ हाइडेस्पिज का युद्ध, या झेलम बोले या बितस्ता बोले या बिपाशा बोले, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए झेलम का युद्ध या बिपाशा का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध, ये सारा पोरस के साथ, पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था। इसके सेनापति कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति कौन? निर्याकस। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया, आया 326 में और गया 325 में, यानी कि 1 साल बाद वो चला गया। क्यों गया? तो इसके सैनिक ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हो गई। इसका एक प्रिय घोड़ा था, कौन? बहुकेफला। बहुकेफला के मर जाने के बाद ही इसने बहुकेफला के नाम पर एक नगर, बहुकेफला नगर के निर्माण झेलम नदी के तट पर किया। अब एक बार ओवरव्यू कर लेते। तो हमने देखा कौन सा? तो मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की बात हम लोग कर रहे थे। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले बृहद्रथ राजवंश आया और बृहद्रथ का शासक हुआ बृहद्रथ। फिर उसका पुत्र जरासंध, जरासंध के बाद अंतिम राजा रिपुंजय, और रिपुंजय को हरा करके बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद शासक बना उदयन, और अंतिम शासक जो था वो नागदशक था हर्यक वंश का। फिर शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की। फिर शिशुनाग वंश का शासक बना कालाशोक, जिसके शासन काल में क्या हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। फिर अंतिम जो था नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन को हटा करके नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, और महापद्मनंद के बाद उस शासक बना घनानंद, और घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? तो उसके अमात्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता। तो आखिर फिर बना कौन सा? मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य वंश बनेगा, जिसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे।
इससे पहले ही हमने एक वीडियो डाल रखा है जैन धर्म से। जैन धर्म भी का भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बना है, बहुत मेहनत से उसको बनाया है। और ये जो वीडियो है सारा मैंने खुद अपने नोट्स के द्वारा नोट्स तैयार करके आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एक अच्छा कंटेंट आप लोग को प्राप्त हो सके। तो मौर्य साम्राज्य की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। और जैन धर्म का भी लिंक मैं दे दूंगा आप लोग को। आप लोग पूरा वीडियो को देख करके बताइएगा कैसा लगा, और कमेंट में करिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।